IVM। सेंचुरियन टेस्ट मैच में भारतीय टीम बेहद मजबूत स्थिति में है और इस मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया भारतीय तेज गेंदबाजों ने। टेस्ट मैच के तीसरे दिन मोहम्मद शमी ने न सिर्फ 5 विकेट हासिल किए बल्कि 200 विकेट सबसे तेज गेंदों के लिहाज से रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। अगर हम किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज के रिकॉर्ड की बात करें, इसके अलावा ऋषभ पंत ने 100 विकेट सबसे तेज पूरे किए 25 टेस्ट मैच में। ये भी एक अपने आप में अनोखा किरदार इन दोनों निभा रहे हैं भारतीय टीम में। और कुल मिलाकर अभी स्थिति यह है कि सेंचुरियन टेस्ट मैच के चौथे दिन का जब खेल शुरू होगा तो सबकी निगाहें के राहुल और विराट कोहली पे होंगी और मिशन 200 पे भारतीय टीम काम करती नजर आएगी, क्योंकि 146 रनों की बढ़त है। 200 रन अगर भारतीय टीम टी से 1 घंटे पहले बना देती है तो 350 का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के सामने जरूर भारतीय टीम रखना चाहेगी, ताकि इस टेस्ट मैच को पहले वो बचाने की स्थिति में हो और उसके बाद जीतने की स्थिति में पहुंच जाए। क्या भारतीय टीम के लिए मिशन 200 संभव है? किस तरह से पिच ने बिहेव किया और आखिरी सेशन में जिस तरह से के राहुल ने बल्लेबाजी की, क्या उम्मीदें जगी हैं? इन सभी मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। खेल नीति पर आपका स्वागत है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निखिल भाई हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं इस समय, और साथ ही अयाज सर हैं जो छुट्टी पे हैं, लेकिन हम आज खेल नीति पे उनको छुट्टी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके व्यूज जो है बहुत जरूरी हैं और खेल नीति पर हमेशा एक बड़ी संख्या में लोग आते हैं अयाज सर और निखिल भाई से सवाल पूछने के लिए। निखिल भाई, शुरुआत तो सेंचुरियन टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल से ही कर ले या यूं कहें चौथे दिन की रणनीति पर पहले बात कर ले। पहला सेशन जिस तरह से तीसरे दिन में भारतीय बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन रहा था और साउथ अफ्रीका ने बहुत शानदार कमबैक किया था, क्या वो थोड़ा डरा रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं संभली हुई बल्लेबाजी होगी और हम 150 से 200 रन अगर और बना लेते हैं तो हम इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर होंगे? राजीव भाई, 150 से 200 रन आपको बनाने ही होंगे और उम्मीद करता हूं जो कल जो गलती की थी भारतीय बैट्समैनों ने वो आज ना करें। और ये चीज हम लोगों ने कल भी बात की थी जब अजिंक्य रहाणे ओवरनाइट नॉट आउट बैट्समैन थे, केएल राहुल थे। आप समझ लीजिए दक्षिण अफ्रीका के बाद 2 तेज गेंदबाज हैं, कगिसो रबाडा और लुंगी नगिड़ी। आपको उनका पहला स्पेल निकालना है, 5-5, 6-6 ओवर, चाहे आप फूक फूक के निकाल लीजिए, उसके बाद दूसरी तरफ से आप रन बनाने को देख सकते हैं। लेकिन आप लुंगी नगिड़ी को विकेट दे देते हैं या कगिसो रबाडा को विकेट देते हैं तो उनके स्पेल और लंबे हो जाएंगे और फिर वो नया गेंद मध्य क्रम को आके और परेशान करेगा और तंग करेगा, क्योंकि जैसे इस विकेट पे और धूप लग रही है, विकेट और कड़ा हो रहा है और तेज हो रहा है। कल भी देखेंगे जिस तरीके से अच्छा कैरी कर रहा था निखिल भाई, शमी का बॉल खासतौर से बहुत अच्छा कैरी कर रहा था कल। और इस मैदान में ये खासियत है पहले दिन, क्योंकि विकेट में थोड़ी सी नमी रहती है तो उस तरीके से गेंद फ्लाई नहीं करता है, तेजी से नहीं जाता। जितना इस विकेट और इस मिट्टी पे धूप पड़ती है वो विकेट कड़ा होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत घास है, वो तेजी से गेंद फ्लाई करता है। तो आपको रन जरूर मिलेंगे, लेकिन बहुत जरूरी कि आप कगिसो रबाडा और लुंगी नगिड़ी ये स्पेल पहला आपको निकालना होगा बगैर कोई विकेट गवाए। बिल्कुल, चौथे दिन का खेल शुरू होगा यार सर, तो क्या कुछ रणनीति आप देख पा रहे हैं? क्योंकि के राहुल बहुत ही संभली हुई बैटिंग कर रहे थे और कल मैं थोड़ा सा निराश था लुंगी की गेंदबाजी देखे। छठे स्टंप पे उन्होंने गेंदबाजी की और खिलाने की कोशिश नहीं की। वो थोड़ा साउथ अफ्रीका पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन भारतीय टीम के लिए तो बहुत अच्छा था कि आप अंतिम के ओवर जब मैच खत्म हो रहे हो आप विकेट के बाहर गेंद डालते जाएं और ओपनर्स जो है वहां पर छोड़ते चले जाए। कैसे आप देख रहे हैं रणनीति आज की? और शार्दुल का होना विकेट पे क्या धमाकेदार आगाज तो नहीं कहीं हो सकता आज कि वो आए और उनको मैनेजमेंट छूट दे दे कि आप जाएं और बैट चलाएं? देखिए, मेरे ख्याल से जैसे निखिल ने कहा कि 150-200 रन, आपने भी कहा कि 150-200 रन की जरूरत है, यानी कि 2 सेशन खेलना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। और 2 सेशन ये नहीं कि मर के आप खेलें, क्योंकि अगर आप पहले सेशन में 4-5 विकेट खो देते हैं तो दूसरे सेशन का जो प्ले होगा उसमें आपको खास रन नहीं मिलेंगे, आपको केवल विकेट बचाने की कोशिश रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि पहला सेशन आप बहुत अच्छा खेले, प्रोडक्टिव रखें उसको। भले ही आप 70-80 रन बनाए लेकिन विकेट ना खोए, ताकि लंच के बाद जब अपना दूसरा सेशन मिलता है तो उसमें आप थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं। 350-400 रन आखिरी इनिंग में इस पिच पे बनाना मुझे नहीं लगता है कि आसान रहेगा। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही कठिन होगा। तो ये टारगेट है इंडिया के लिए, इंडिया के सामने। और जो गलती जैसे निखिल ने कहा कि जो कल हुई थी, 52 रन में 7 विकेट खो दिए थे, कोलैप्स हो गया था, वो कोलैप्स उससे बचना है। क्योंकि देखिए केएल राहुल का यहाँ पर किरदार बहुत जरूरी है। टॉप क्लास बैट्समैन है, इन फॉर्म बैट्समैन है, आपके पास लाइन से अच्छे बैट्समैन है ऑन पेपर,
लेकिन उनका फॉर्म थोड़ा इधर उधर रहा है। जैसे विराट कोहली है, चेतेश्वर पुजारा है, अजिंक्य रहाणे पहली पारी में ऐसे लगा कि अपने लय में आ गए, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है मुझे लगता है कोहली के लिए और पुजारा के लिए लंबी पारी खेलना इस पिच पर। फिर आके अगर आप अच्छे पोजीशन में हो तो ऋषभ पंत वगैरह जो है आपको रन क्विकली दे सकते हैं। जहां तक शार्दुल ठाकुर का सवाल है, इतने क्योंकि वो ऑलराउंडर माने जाते हैं, एक तरह से बॉलिंग ऑलराउंडर और बैटिंग एबिलिटी है, तो नाइट वॉचमैन आप स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते। अगर उनकी आंख जम गई तो वो भी में वो काबिलियत है कि आपको क्विक रन दे सके। लेकिन ओवरऑल अगर आपको पिक्चर देखना है, निखिल ने बिल्कुल सही कहा, दो खतरे हैं आपके पास, कगिसो रबाडा और लुंगी रनगिरी। मैं कहूंगा रबाडा सबसे बड़ा खतरा है। अगर आप उनके स्पेल्स देख लेते हैं शुरू के ओपनिंग स्पेल्स, तो फिर आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है और यही कोशिश होनी चाहिए। कसाट साहब का एक सवाल है निखिल भाई आपके लिए, उनका पूछना है कि बुमराह की जो एंकल इंजरी है वो कितनी खराब लग रही है, क्योंकि आप कमेंट्री कर रहे हैं, और क्या दूसरी पारी में वो अपनी ताकत के हिसाब से गेंदबाजी करने में सक्षम होंगे? हालांकि मैदान पे लौटे हैं पहली पारी में, बट वो थोड़ा सा निगल लग रहा था जब वो रन अप पे भाग रहे थे। राजीव भाई, उम्मीद करते हैं कि ज्यादा परेशानी का विषय ना हो, क्योंकि एक चैंपियन गेंदबाज है। जिस तरीके से उन्होंने अपना पहला स्पेल डाला था, 5.5 ओवर्स का, गेंद हवा में लहरा रही थी और वो कांटा बदल रही थी गोली की तरह, तो किसी भी बैट्समैन के लिए एक वो परेशानी का सबब रहेगा। जब वो वापस मैदान में आए, उससे पहले काफी समय फिजियो के साथ बिताया, थोड़ा देर कुछ उन्होंने नेट्स में गेंदबाजी की, एंकल के ऊपर वो टेप लगाया गया, ये सब दृश्य हम लोगों ने देखे थे। और संकेत अच्छे ये है कि वो आके गेंदबाजी कर रहे हैं, और जब वो मैदान से बाहर भी जा रहे थे चोट के कारण, अगर आपने भी गौर किया होगा, तो वो खुद चल के जा रहे थे, यानी कि कुछ अपने शरीर का भार उस पैर पे रख सकते हैं। तो यही उम्मीद सब कर रहे हैं कि वो ज्यादा गंभीर वो चोट ना हो। सिर्फ ये टेस्ट मैच नहीं, पूरी श्रृंखला में हमारे को जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़ेगी। और वो कल क्योंकि मैदान में चोट लगी थी, बीच में उन्होंने गेंदबाजी इसलिए नहीं की थी क्योंकि 106 मिनट वो मैदान से बाहर थे, तो वापस मैदान में आके उतना समय बिताना था, तभी वो गेंदबाजी कर पाती। अया सर, क्या थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है? जसप्रीत बुमराह की इंजरी, फिर शमी के हाथ में बॉल लग गई, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, और उसकी वजह से 40-50 रन साउथ अफ्रीका ने एक्स्ट्रा बना ली। हो सकता है उनको फॉलो ऑन खेलना पड़ता है, एक समय ऐसी नौबत आ गई थी। ये तो जो हुआ खेल में, वो आप किसी उसको रोक नहीं सकते हैं। खासकर की बुमराह की इंजरी एक तरह से अनएक्सपेक्टेड थी, और एक इंडियन टीम के लिहाज से बहुत गलत समय पे आया, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे वो। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर मोहम्मद शमी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूरी ले ली एज एन एक्सपीरियंस बॉलर, और 5 विकेट जो उनका 200 विकेट भी उन्होंने पूरी की करियर में। मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार गेंदबाजी थी, अच्छा सपोर्ट था उनको मोहम्मद सिराज का। शार्दुल ठाकुर भी थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर थे, लेकिन उनके पास गोल्डन आर्म है। वो जब ऐसा लग रहा है कि उनकी अच्छी खासी पिटाई हो रही है, वो एक या 2 विकेट निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखें इंडिया की गेंदबाजी का, तो बहुत अच्छा था। एक मिस्टेक जो थी वो क्विंटन डिकॉक की जो कैच थी जीरो पे, वो उनको एक जीवनदान मिला, वहां पर वो पार्टनरशिप बन गई, वरना मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका 120-130 में आउट हो सकती थी। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर देखे आप, बहुत ही कंपेटिटिव प्रदर्शन रहा इंडिया की गेंदबाजों का, बुमराह के ना होने के बावजूद। शमी ने जिस तरह की निखिल भाई गेंदबाजी की, हम हमेशा लाइन लेंथ की बात करते हैं, बट साउथ अफ्रीका में जब आप गेंदबाजी करते हो, पिचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कल मोहम्मद शमी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अपनी पिचिंग पे बहुत ध्यान दे रहा था। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ऑफ स्टंप के चैनल पे लगातार उन्होंने गेंदबाजी की? मैं उनका कल एक स्टैट देख रहा था, सिर्फ 2 या 3 गेंदें उन्होंने लेग स्टंप पे डाली है पूरे अपने जो स्पेल डाला है 15-16 ओवर का। कैसे कंट्रोल्ड गेंदबाजी करना है वो शमी से नजर आता है, और वो जब भागते रन पे आपको भी लग जाता होगा कि यार आज अच्छे रिदम है मोहम्मद शमी, और सीम पोजीशन तो मुझे नहीं लग रहा है वर्ल्ड में उनसे बेहतर किसी की है आज के डेट में। उनका निकनेम जो है ना, लाला है। लाला। तो लाला जी कल पूरे रंग में नजर आया, और बिल्कुल सही कहा आपने, वो जो चैनल है ना ऑफ स्टंप के बाहर, वो चौथा स्टंप, और ऑफ स्टंप के बाहर एक सफेद लकीर बनी रहती है एम्पायर्स के लिए, उस लकीर के अंदर ही डालते हैं वो गेंद। वो चौथे स्टंप पे एक समय था राजीव भाई, जो उनकी पहले शुरुआत की 3 विकेटें थी ना, लाला अपने लिए तो नहीं बनवाते लकीर निखिल भाई। नहीं, वो दोनों तरफ रहती है। तो वो 3 जो विकेट उन्होंने चटकाई थी शुरुआत की ना, आप एक सीधी लाइन खींच सकते थे, इतनी सटीक वो गेंदबाजी, वो लाइन रही थी। सिर्फ लेंथ में
वो बदलाव था। और मजे की बात यह है कि मोहम्मद शमी के साथ एक खास बात है, वो लेंथ भी बहुत बढ़िया तरीके से भाप लेते हैं। सेंचुरियन में जहां उछाल ज्यादा है तो उनका लेंथ और आगे हो गया कि गेंद टप्पा खाने के बाद कि हर गेंद जो है वो स्टंप्स में फिनिश हो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में बहुत से टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेंथ से बॉल छोड़ देते हैं, क्योंकि आप उसमें भरोसा देख सकते हैं कि किस तरीके का इस पिच में उछाल है, और आप गेंद छोड़ देते हैं कि स्टंप्स के ऊपर नहीं लगेगी, स्टंप्स के ऊपर से गेंद चली जाएगी। तो ये चीज नदारने के लिए मोहम्मद शमी बिल्कुल आगे डालने को भी देखते हैं, और नया गेंद हाथ में हो तो लेंथ अलग है, पुराना गेंद हो तो अलग अंदाज से डालते हैं। इसीलिए तो भैया कहते हैं लाला जी जब फॉर्म में होते हैं ना तो एक स्पेल में मैच का रुख बदल देते हैं। बिल्कुल, और मुझे तो वॉन्डरस टेस्ट मैच याद आ गया दक्षिण अफ्रीका में, जब हम जीते थे तब शमी ने 5 विकेट लिए थे दूसरी इनिंग में। कुछ वैसी धारदार गेंदबाजी थी। सर सचिन शर्मा एक हमारे व्यूअर, उनका सवाल है, उनका ये पूछना है कि क्योंकि 5वें दिन बारिश की आशंका है, क्या सेफ स्कोर होगा? यहाँ पे जीतने वाले स्कोर की बात नहीं कर रहे, कि सेफ स्कोर होगा जहां से भारतीय टीम ऑल आउट अटैक कर सके, और कितने ओवर चाहिए दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग को देखते हुए? आपको लग रहा है मिनिमम कितने ओवर चाहिए भारत को आउट करने के लिए? देखिए, साउथ अफ्रीका की बैटिंग काफी हल्की है, जैसे खासकर के टॉप ऑर्डर, उनकी गेंद बॉलिंग अटैक इतनी बुरी नहीं है। हालांकि डुआन ओलिवर अगर खेलते तो और मजबूत हो जाती थी, लेकिन बैटिंग जो है उसमें हल्कापन जरूर है। और अगर डीन एल्गर नहीं चलते हैं, मार्करम अगर रन नहीं बनाते हैं, बाउमा ने तो अच्छी हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखें, क्विंटन डिकॉक वो खतरनाक खिलाड़ी है। वो ऐसे खिलाड़ी जो अगर टारगेट हो तो वो चेस करने में उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है ऐसी पिच पर 4th इनिंग्स में 300 रन भी बहुत ज्यादा है बनाने के लिए, 300 सवा 300। तो सेफ टारगेट अगर आप कहें ऑन पेपर 300 का होता है, और अगर 300 का टारगेट हो, 300 सवा 300 का, और 80-85 ओवर्स हो इंडिया के पास गेंदबाजी करने के लिए, आउट करने के लिए, तो पॉसिबल है, क्योंकि इतने इतने क्विकली रन्स बनाना भी आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन अगर आपको सेफ करना है मैच को, तो मुझे लगता है कि 370, 380, 400 के करीब अगर टारगेट देंगे तो आप अपनी पोजीशन सेव कर लेते हैं। फिर बारिश के ऊपर है या उनकी बैटिंग के ऊपर है किस तरह से मैच निकलती है। ओवरऑल अगर आप हम तस्वीर देखें राजीव, पिछले 2 दिन में, कल के दिन में अगर आप देखें, 18 विकेट जो है वो सेंचुरियन ग्राउंड पे गिरी, और 6 विकेट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। वो बल्लेबाजों के लिए कल का दिन बहुत बुरा था। अब आज का दिन कैसा निकलता है ये देखना है, लेकिन ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन के जो है बुरे दिन आए हुए हैं। निखिल भाई, सिर्फ 62 ओवर बैटिंग कर पाई है साउथ अफ्रीका पहली पारी में। क्या ये जहन में होगा राहुल द्रविड़ और विराट के कि अगर 62 ओवर में हम आउट कर रहे हैं तो एक मैक्सिमम कितने ओवर, क्योंकि बारिश होना आता है, देखिए वहां पे 5वें दिन इस बात की पूरी प्रेडिक्शन है, और बारिश हमेशा भारतीय टीम को रोकती है। वो चाहे हम नॉटिंघम टेस्ट मैच याद कर लें इंग्लैंड में, अब सेंचुरियन में जब आप जीतने की स्थिति में आए हैं तो आपको जहन में ये भी रखना है कि बारिश खलल ना डाल दे। क्या कोई बोल्ड आप डिक्लेरेशन देख रहे हैं यहाँ पे कि 275-80 पे भी डिक्लेयर कर सकती है भारतीय टीम? राजीव भाई 146 रन आगे हैं। मैं मानता हूं कि 300 रन का आंकड़ा तो आपको चाहिए, उससे कम में आप 300 सोचेंगे कब बनते नहीं। देख रहे हैं आप? लंच के 1 घंटे बाद कैसे देख रहे हैं आप? जी, आप पहले एक स्पेल निकाल दीजिए जो पहला आधा 40 मिनट 1 घंटे का रहेगा, और मुझे लगता है साउथ अफ्रीका भी पूरे दमखम से आएगी, क्योंकि वो भी जानते हैं आज के दिन का पहला घंटा उनके लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आज पहले 1 घंटे में जो पहला स्पेल है रबाडा और इंगीडी का, अगर वो 2-2, 3-3 विकेट निकाल लेते हैं तो वो मैच भारत के ऊपर भी उतना ही दबाव बन सकता है। तो वो जोर से आएंगे वो पहला 1 घंटा। और रही प्रिडिक्शन की, वेदर की, आप पहले ये देखें कि हम अपने आप को किस तरीके से सेव कर रहे हैं। टेस्ट मैच जीतना जरूरी है, पर आप भी पहले 300 रन बनाने को देखेंगे। अगर पहला स्पेल निकाल देते हैं तो लंच के बाद आप देखें थोड़ा सा रनों में तेजी करेंगे। ये नहीं कि आप हर गेंद पे जाके बल्ला घुमाने को देखेंगे, आप स्ट्राइक बेहतर तरीके से रोटेट कर सकते हैं, हल्के हाथों से खेल के सिंगल्स आप चलाने लग जाएंगे तो फिर बॉलर भी एक परेशान होता है, क्योंकि मुल्डर एक ऐसे गेंदबाज है जो 120-128 की स्पीड पे गेंदबाजी करते हैं। यैनसन एक डेब्यूटेंट है, आप उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, और केशव महाराज से भी गेंदबाजी करानी जरूरी है, क्योंकि दर्शकों को हम फिर से याद दिला दें, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है ना, इसमें ओवर रेट में कटौती नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप एक ओवर भी शॉर्ट रहते हैं ओवर के टाइम पे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के शेड्यूल के पॉइंट्स, उसमें से 1 अंक आपको कम होगा। तो वो बहुत जरूरी है, इसीलिए स्पिनर भी आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे।
तो अच्छी तरीके से ये प्लान कर रहा होगा। मैं मानता हूं कि 300 रन के आसपास आप साउथ अफ्रीका को दे। और रही बात राजीव भाई प्रेडिक्शन के हिसाब से, आप बोल्ड डिक्लेरेशन अगर 250 में कर देते और बारिश नहीं हुई, कोई पता तो है नहीं, सिर्फ प्रेडिक्शन ही है, अगर बारिश नहीं हुई उल्टा पड़ गए तो फिर कहेंगे आप क्या सिर्फ प्रेडिक्शन के ऊपर चल रहे हैं। तो एक तरफ एक रिजल्ट जो है ना उसको आप पक्का कर लीजिए पहले। जी चलिए, तो निखिल भाई की इसी सलाह पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तमाम व्यूअर्स के जो सजेशन आ रहे हैं, जो सवाल आ रहे हैं, उसके जवाब भी लेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IBM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज भाई और निखिल भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। बड़े इंटरेस्टिंग सजेशंस आ रहे हैं सर। अब पृथ्वी जी है, उनका सजेशन ये है कि आप 100 रन और बनाएं और 246 रन यानी 146 की लीड और आप डिक्लेयर कर दें ताकि टेस्ट मैच आज ही खत्म किया जा सके और प्रेशर बनाया जाए दक्षिण अफ्रीका पे। राजीव, ये टेस्ट क्रिकेट है, ये जुआ नहीं है। ये तो बिल्कुल जैसा ये 3 पत्ती खेल रहे हैं, ब्लफ करने की कोशिश की बात हो जाएगी। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जरूर बारिश का प्रेडिक्शन है, लेकिन आप कैलकुलेशन, अगर प्रेडिक्शन को देखें, उसको स्टडी करें, अगर कल समझे कि बारिश के बावजूद आपको 40-50 ओवर मिलते हैं तो आपका कैलकुलेशन उस पर बेस्ड होगा। क्योंकि आपकी कोशिश ये है, पहले तो ये है कि आपके पास इनफ टोटल हो डिफेंड करने के लिए, और उसके साथ साथ आपके पास इनफ ओवर्स हो साउथ अफ्रीका को चौथी इनिंग में बोल आउट करने के लिए। अगर उसके बावजूद वो मैच बचा लेते हैं या जीत जाते हैं तो उनकी किस्मत या उनकी एबिलिटी। लेकिन अपना खुद का कैलकुलेशन ये होना चाहिए, और मेरे ख्याल से बहुत सीधा कैलकुलेशन है कि आज के दिन में आपको लगभग 90 ओवर तो मिलेंगे ही, क्योंकि बारिश के प्रेडिक्शन कल है। अगर आप 50-60 ओवर में 150-200 रन और बना लेते हैं तो फिर आपकी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाती है, और उसके बावजूद आपको 35-40 ओवर आज ही मिलते हैं बोल आउट करने के लिए। और अगर कल आधा दिन का भी खेल मिला आपको तो ओवरऑल 80-85 ओवर्स मिलते हैं, जिसमें अगर पहली इनिंग में आपने 62 ओवर में उनको बोल आउट किया तो फोर्थ इनिंग्स में 80-85 ओवर्स काफी हो सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे जहन में जो कैलकुलेशन है वो ये है, अराउंड 300 का लीड, 300-325 का या 350 का जो हो, और अबाउट 80-85 ओवर्स होनी चाहिए उनको बोल आउट करने के लिए। निखिल भाई, सवाल है अश्विन के रोल को लेकर कि अश्विन का रोल, कसाट साहब का ये सवाल है आपके लिए कि अश्विन का रोल कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप चौथी पारी में? क्या मैच विनिंग रोल वो निभा सकते हैं क्या? और क्या आपको पिच स्पिन के लिए थोड़ी अनुकूल लग रही है चौथी पारी में? देखिए, अश्विन चैंपियन गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी विकेट्स चटका सकते हैं। चौथी इनिंग में थोड़ा सा और वेयर एंड टेयर मिलेगा, बट मुझे जहां तक समझ में आ रहा है जिस तरीके से पिच खेल रही है, एक बार फिर बहुत जिम्मेदारी रहेगी मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के ऊपर। और यही हम लोग बात भी कर रहे हैं कि जितनी देर भारत बैटिंग करेगी उतनी देर जसप्रीत बुमराह को आराम भी मिलेगा कि वापस आके वो छोटे छोटे स्पेल्स में आके वो गेंदबाजी करेंगे, तो उसको भी आपको सोच में रखना है। लेकिन रही बात अश्विन की, जी हाँ, उनका रोल जो है विकेट चटकाने का है। लेकिन एक और अच्छी बात करते हैं क्या रविचंद्रन अश्विन, आप दक्षिण अफ्रीका सेंचुरियन में गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर आप विकेट नहीं निकाल रहे या आपके हिसाब से विकेट से आपको मदद नहीं मिल रही तो फिर वो रन भी नहीं दे रहे। वो समझते हैं कि सारी विकेट जो है वो फास्ट बॉलर लेंगे, तो उनका काम है कि आप विकेट चटकाने को देखें, अगर नहीं मिल रही तो फिर रन भी नहीं दे रहे। यही फर्क है एक एक्सपीरियंस गेंदबाज का। ऐसे थोड़ा बहुत जो मैंने पहला पारी जब भारतीय टीम कर रही थी, केशव महाराज का 1-2 बॉल धीमा टर्न हुआ, या तो वो रिप ज्यादा दे रहे थे, बॉल को हवा में घुमाने की कोशिश कर रहे थे। अश्विन ने कल वो टर्न नहीं दिखा जो अश्विन आमतौर पर टर्न कराते हैं। क्या रीजन आप देख रहे हैं? बहुत तेज डाल रहे थे, एक तो जो मुझे लगा एज अ स्पिनर, मुझे लग रहा था बहुत तेज डालने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको एक रोल ही दिया गया था जैसा निखिल भाई कह रहे हैं कि आपका काम है कंटेन करना और इस मैच में आपको कंटेन करना है, और वो इसी हिसाब से गेंदबाजी कर रहे थे। देखिए, मेरे ख्याल से जब शुरुआत में 2-3-4 ओवर डाले, बल्कि मुझे याद है 6 ओवर के बाद 23 रन दिए थे, तो मेरे ख्याल से वहां पर काफी कोशिश की उन्होंने, ट्राई की, लेकिन फिर इमीडिएटली ये पता चल गया कि कुछ खास मदद है नहीं इस पिच से। और जैसे निखिल ने कहा, बहुत ही
इम्पोर्टेंट जो उनका किरदार है इस मैच में, वो विकेट अगर निकालते हैं, मैच विनिंग बॉलर है, ये सब जानते हैं। लेकिन कभी ऐसा होगा कि पिच जो है आपके बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही आपको, तो वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि आप रन ना लीक करें। अब आप इमेजिन कीजिए 300 का टारगेट है आपके पास, जसप्रीत बुमराह बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। मुझे लगता है डिक्लेरेशन या ना जो भी है वो उनकी फिटनेस पे भी डिपेंड करेगा, और कितने ओवर्स या कितने टारगेट रखेंगे साउथ अफ्रीका के लिए, ये उनके फिटनेस स्टेटस पे डिपेंड होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप जसप्रीत बुमराह नहीं है फिर भी आपको मैच जीतने की कोशिश करना है। अश्विन अगर विकेट्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर 2 रन पर ओवर से ज्यादा ना देते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। क्योंकि तेज गेंदबाज जो विकेट लेंगे उनको एक तो रिलीफ मिलता है, उनको एक रेस्ट मिलता है, आप रोटेट कर सकते हैं जो आपके दूसरे जो 3 तेज गेंदबाज है, और रन भी ना जाए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अश्विन के लिए। हालांकि उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो अटैकिंग इंस्टिंक्ट है, लेकिन कभी कभी डिफेंसिव रोल में भी बहुत उपलब्धि मिलती है टीम को अगर स्पिनर डिफेंसिव बॉलिंग करे। निखिल भाई, अब एक लाइन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कॉट पंत बोल्ड बुमराह, कॉट पंत बोल्ड शमी, कॉट पंत बोल्ड ईशान। ये लाइन इतनी बढ़ गई पिछले 3 सालों में कि 25 मैचों में 100 शिकार कर लिया है ऋषभ पंत ने। महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल गए। तो अब आप राजीव भाई इसका श्रेय ऋषभ पंत को देंगे या फास्ट बॉलिंग अच्छी हो रही है उनको देंगे? तो मुझे तो लग रहा है कि दोनों को देना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस तरह से भारतीय तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, और देखिए कीपिंग पे तो उन्होंने काम किया। निखिल भाई, आपने भी देखा होगा, बहुत मेहनत की है। जब आए थे तो गोलकीपर लग रहे थे, लेकिन अब एक्चुअली विकेट कीपर लगते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको मैं आज से नहीं, वो जब 16-17 साल के थे तब से जानता हूँ। उस खिलाड़ी ने बहुत मेहनत की है कि कीपिंग में सुधार करने के लिए, और उनका एक वो जुनून है कि मैं एक बढ़िया विकेट कीपर बैट्समैन बनूं और विदेश में जाके रन बनूं। उनको मजा आता है, जितनी मुश्किल परिस्थिति हो उसमें जाके मैच विनिंग इनिंग खेले या ऐसा कुछ करें ग्लव्स के साथ कि वो मैच का रुख बदल दे। और वही पता भी चल रहा है कि 25 टेस्ट मैचेस में 100 डिसमिसल वाकई काबिले तारीफ है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। तो ये खिलाड़ी एक ऐसा है कि फिर वो ढील नहीं बरतेगा मेहनत में, वो कहेगा कि ये चीज मेरे लिए काम कर रही है, वो और मेहनत करने को देखता है। ये खासियत है ऋषभ पंत की। बिल्कुल। और जब ये जो सवाल निखिल भाई ने आया सर मुझसे किया था, मैं उसी से आप लोग कंटिन्यू कर लूं। सैयद किरमानी के डिसमिसल्स बाद में इतने बढ़ गए क्योंकि कपिल पाजी आ गए थे और अच्छा आउटस्विंग होता था, और ढेर सारे डिसमिसल्स हुए टेस्ट क्रिकेट में। क्या ये अच्छा पेस बॉलर का होना अभी विकेट कीपर को फायदा पहुंचाता है, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं जब मैदान पे होते हैं? अच्छा कीपर होना और साथ में अच्छा अगर आपके पास गेंदबाज है, क्योंकि 3 सालों में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो तेज गेंदबाज का होना, और तेज गेंदबाजों के अच्छे करने का इनाम मिला है शायद ऋषभ पंत को, जो सबसे तेज उन्होंने 100 शिकार किए हैं। बेशक देखिए, अगर आपके पास तेज गेंदबाज हो और खास करके विकेट टेकिंग गेंदबाज हो, तेज गेंदबाज, तो आपको एजेस ज्यादा मिलेंगे। आप देखेंगे कि स्लिप कैचर्स के भी आंकड़े इंप्रूव हो रहे हैं। विराट कोहली के देख लें या रोहित शर्मा छोड़ने के पकड़ने गए हैं सर। पंत की जो है मेरे ख्याल से जो शुरुआत हुई थी उनकी, एक तो प्रेशर होता है, आप किसके बूट्स फिल कर रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी के। उसका एक अपना दबाव है, एक प्रेशर होता है, और जितना क्रिटिसिज्म उन्होंने झेला है कि वो गोलकीपर है, विकेट कीपर नहीं है, और बहुत इंप्रूव किया अपने फिटनेस पे, पहले इंप्रूव किया। और मुझे लगता है जो उनके पास बैटिंग एबिलिटी है, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, वो एक्चुअली नेचुरल सक्सेसर है एडम गिलक्रिस्ट के। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें कि क्रिकेट के इतिहास में एडम गिलक्रिस्ट से बेहतर कोई विकेट कीपर बैट्समैन आया नहीं, अगर आप आंकड़े देख लें और रिजल्ट्स देख लें। और अगर आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जिस तरह से आप नंबर 6 पे आके टेस्ट में बैटिंग करते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऊपर आके आप रन बना सकते हैं, पर ये बहुत जरूरी था कि वो अपनी विकेट कीपिंग एबिलिटी कम से कम उसमें 20-25% सुधार लाए, और ये नजर आ रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल था उनकी फिटनेस पर, फिटनेस लेवल्स बहुत इंप्रूव कर दिया है। और यूजुअली विकेट कीपर्स जो होते हैं वो थोड़ा लेट ब्लूम होते हैं। एडम गिलक्रिस्ट भी जब उन्होंने डेब्यू किया था तब 26, 27, 28 साल के थे। ऋषभ पंत फ्रॉम अ जूनियर टीम अंडर 19 से सीधा टेस्ट क्रिकेट में आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, तो थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही एम्बिशियस है। और जैसा निखिल ने कहा कि उनको मजा आता है कम्पीट करने में, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और उनको अगर जीतते हैं तो मजा आता है, रिस्क भी लेते हैं, कभी सफल होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये नेक्स्ट बिग सुपरस्टार है इंटरनेशनल क्रिकेट के। बड़ा स्टेटमेंट है यार सर आपका। और ये
स्टेटमेंट और बड़ा हो जाएगा। मैं एक से सवाल आपसे और करूं, और ये सवाल है कि आप निखिल भाई कह रहे थे कि 300 प्लस बना दे तो भारतीय टीम सेफ पोजीशन में, और आप हमेशा 350 की बात कर रहे थे। क्या 300 350 के बीच में ऋषभ पंत खड़े हैं? अगर उनका बैट चला तो वो 50 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे। बेशक मुझे लगता है कि अगर एक ऐसी पोजीशन में आए, और ये बहुत अगर और मगर की बात है, जैसे निखिल ने कहा कि पहले 45 मिनट 1 घंटा सवेरे निकाल देते हैं शुरुआत के पहले सेशन में, ज्यादा एक विकेट से ज्यादा ना खोए, तो वो फाउंडेशन बन जाता है कि आपकी स्ट्रोक आने वाले बल्लेबाज जो है वो फ्रीली खेल सके, क्योंकि एक लक्ष्य तो है 300 हो या 350 हो या 450 हो, वो टारगेट राहुल द्रविड़ और विराट कोहली तय करेंगे, लेकिन किस तरह से आप वहां पहुंचेंगे ये डिपेंड करता है पहले घंटे में। और अगर पहला घंटा अच्छा सही चलता है इंडिया के लिए, फिर ऋषभ पंत जो है बहुत ही क्रूशियल रोल खेल सकते हैं, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी है, क्षमता है कि 12-13 ओवर में वो 65-70 रन आपको दे सकते हैं इंडियन टीम को। साथ में बहुत जरूरी एक रोल रहेगा चेतेश्वर पुजारा का, एक बैट्समैन जिसको रन्स की जरूरत है। अगला वही आएंगे बल्लेबाजी करने, या अब क्योंकि एक अगर अच्छी साझेदारी हो जाती है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि शायद विराट कोहली आ जाए 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए। और पूछने वाला था कि क्या बैटिंग ऑर्डर चेंज आप देख रहे हैं, क्योंकि टाइम को भी देखना है भारतीय टीम को यहाँ। जी, और डिपेंड करता है, अगर एक अच्छी साझेदारी हो जाती है, पहला स्पेल निकाल देते हैं यहाँ पे शार्दुल ठाकुर और केएल राहुल, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि रन बनाने के लिए कि विराट कोहली खुद 4 नंबर पे आ जाएंगे और थोड़ा सा और नीचे हो जाएंगे चेतेश्वर पुजारा। लेकिन अगर चेतेश्वर पुजारा आते हैं और एक विकेट जल्दी गिर जाता है तो उनकी सोच भी यही होगी कि पहला स्पेल निकालने के बाद सिंगल्स को देखते रहें, क्योंकि आप अगर टेस्ट मैच की इस मोड़ पे 70 गेंदें खेल के आप 10-15 रन बनाते हैं तो फिर आप अपनी टीम को और जोखिम में डालते चले जाएंगे। समय के साथ साथ आपको वो रन बनाने बोर्ड पे बहुत जरूरी होंगे, और उसी दृष्टिकोण से आपको बल्लेबाजी भी करनी होगी, उसी सकारात्मक सोच के साथ, नहीं तो फंस जाएगा मामला। यार सर, निखिल भाई तो और प्रेशर बढ़ा रहे चेतेश्वर पुजारा पे। बिल्कुल, उनका जो एनालिसिस है बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत कम मार्जिन होगा अगर अकॉर्डिंग टू प्लान चलना है इंडिया को, तो समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रन्स पर ओवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन में अगर आप एक बल्लेबाज ऐसा हो जो बिल्कुल फंस गया, रन्स नहीं बन रहे हैं, बॉल स्क्वायर से नहीं निकाल सकते हैं, तो पूरा कार्यक्रम जो है वो उस पर पानी फिर जाएगा। तो बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से चेतेश्वर पुजारा के पास इतना एक्सपीरियंस है तो ये सिचुएशन में डालेंगे नहीं। और अगर जैसे निखिल ने कहा कि अगर ओपनिंग पार्टनर यानी आज की पार्टनरशिप ठाकुर और राहुल की सही चलती है तो फिर कोहली खुद आ जाएंगे नंबर 4 पे, रहाणे है, पंत है, पुजारा को फिर भेजने की जरूरत ही ना पैदा हो। लेकिन अगर बहुत जल्द विकेट गिरती है तो डेफिनेटली पुजारा आएंगे इनिंग्स को संभालने के लिए। निखिल भाई, पृथ्वी जी का प्रेडिक्शन है और उन्होंने आपका नाम लेके बोला है कि निखिल जी, माय प्रेडिक्शन कि भारतीय टीम जो है 350 की लीड नहीं कर पाएगी, विकेट्स विल फॉल वेरी इजीली। चलो कोई बात नहीं पृथ्वी जी, 350 ना हो, आई एम हैप्पी विद 300 ऑल्सो। 300 चौथी इनिंग में 300 का मतलब है पृथ्वी जी कि हमारे बॉलर्स को और समय मिल जाएगा बॉलिंग करने के लिए। आई डोंट माइंड बॉलिंग करने के लिए। अर्पण जी, कभी एक सवाल आया सर आपके लिए आगे। हाँ जी, आप पहले बात पूरी कर लें आया सर, फिर मैं करता हूं। मैं ये बोल रहा था कि अगर इंडिया इतना जल्दी कोलैप्स हो जाती है, इसका मतलब पिच में कुछ खलल है या पिच में मदद है गेंदबाजों के लिए, तो फिर डेफिनेटली वो इंडिया के लिए भी एडवांटेज है। ये नहीं है कि एक टीम पर ये है कि बहुत पोर स्ट्रोक्स खेलते अगर आउट हो गए सब बल्लेबाज, फिर अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर पिच में जान हो और तेज गेंदबाजों को हेल्प कर रही है तो वो जरूर इंडिया के बॉलर्स को भी हेल्प करेगी। यार सर, आपके लिए अर्पण जी का सवाल है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री अंडरडॉग पे काम कर रहे हैं शायद, तो उसका कुछ पार्ट बड़े एक्साइटिंग है, आप कुछ कह रहे हैं, कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो अंडरडॉग की स्टोरी है वो बहुत बेहतरीन स्टोरी है किसी भी स्पोर्ट में, और उससे बड़ा मिसाल 1983 की वर्ल्ड कप विक्ट्री के उससे बड़ा मिसाल हो नहीं सकता है, जिस तरह से वो टूर्नामेंट हमने जीता था। और मेरी कोशिश है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे हुए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, ना सिर्फ क्रिकेट में, लेकिन क्रिकेट में ज्यादा ध्यान है डेफिनेटली। और ये बहुत ही दिलचस्प एक स्टडी है मैं कहूंगा। आगे चलते हुए जब और मुझे डेटा मिलता है तो मैं इस पे हम लोग बात करेंगे राजीव, लेकिन फिलहाल ये नहीं बिल्कुल सर, हम एक दिन शो ही करेंगे अंडरडॉग्स पे पूरा। बिल्कुल अंडरडॉग क्रिकेटर पे एक शो ही करेंगे पूरा, जरूर। निखिल भाई, मेरे लिए तो अंडरडॉग आज शार्दुल ठाकुर है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है वो 50-60 रन बनाएंगे और मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ देंगे।
लॉर्ड भैया कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अयाज सर ने कहा कि उनका पास में गोल्डन आर्म है, तो लॉर्ड जो है, लॉर्ड अगर रन बना देते हैं, और ये उनके पास गोल्डन मुझे बहुत इम्प्रेस करता है निखिल भाई, जिस तरह से उनका बैट स्विंग आता है, तो मुझे पता नहीं, हमेशा लगता है कि ये कोई बड़े स्कोर कर सकते हैं। और आज की सुबह दक्षिण अफ्रीका में मुझे लग रहा है ठाकुर साहब के नाम हो सकती है। ठाकुर साहब के पास एक सुनहरा मौका है अपना पहचान, अपनी नाम बनाने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, कि दक्षिण अफ्रीका सेंचुरियन में जाके दूसरी इनिंग में रन बनाए और मैच का रुख बदल दे। तो ये गोल्डन चांसेस होते हैं राजीव भाई, जिसके ऊपर आप सारा जिंदगी उसी सोच के साथ बल्लेबाजी और तैयारी करते हैं। जी हाँ सर। राजीव, ना भूले कि कंपटीशन इतना शदीद है तेज गेंदबाजों में इंडिया के जगह के लिए टेस्ट मैचेस में, तो ये भी एक इंसेंटिव है शार्दुल ठाकुर के लिए कि मौका मिला है ये मैच खेलने के लिए। यहाँ पर 2 विकेट निकाल लिए, दूसरे इनिंग में अगर 2-3 विकेट निकालते हैं, रन्स बना देते हैं, तो फिर ये कोई दुविधा की बात नहीं कि कौन अगले मैच में आपके लिए चौथा फास्ट बॉलर कौन होगा, वो ऑटोमेटिकली शार्दुल ठाकुर करते हैं। तो कंपटीशन भी जो है ये प्लेयर्स को इंसेंटिव बनाता है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। निखिल भाई, आखिरी सवाल ले लेते हैं। अमित अग्रवाल है हमारे साथ, हमारे व्यूअर जुड़ गए। उनका कहना है कि अगर भारतीय टीम कोलैप्स होती है और 250-60 पे ही टारगेट दे पाते हैं, क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा भारतीय टीम के लिए? टाइम ज्यादा मिल जाएगा गेंदबाजों को? अभी उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे अमित जी। अगर कोलैप्स होता, और मैं कहूं कि अगर पहले 2 घंटे में कोई विकेट ही नहीं गिरती, लंच तक ये खेल लेते हैं, लॉर्ड ठाकुर रन बना देते हैं, तो 300 बनाने की कोशिश होगी। लेकिन चौथी इनिंग में अगर 250 का भी आंकड़ा रहता है, यानी कि जैसे अभी अयाज भाई ने कहा था कि अगर 146 की अभी बढ़त है, 100 रन में पूरी की पूरी भारतीय टीम समेट दी जाती, तो यानी कि भारतीय गेंदबाज और असरदार और खतरनाक इस विकेट पे साबित होंगे। और ये चीज हमने, अगर आप तुलना भी करें पहली इनिंग में साउथ अफ्रीकन बॉलर्स विज़ावी भारतीय गेंदबाज, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 7 ही ओवर डाले थे, फिर भी हमने साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो 250-260 रन भी काफी रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आया सर आपका, निखिल भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी जुड़िए खेल नीति के साथ सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @cricketwalla आया सर का ट्विटर हैंडल, और @निखिल चोपड़ा आप निखिल भाई को अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, it's all about food. Cyrus is in conversation with Vikas Khanna, chef, restaurateur, author and judge on MasterChef India. They discuss Vikas's new book, Barkat. On Misconduct, Raghavi and Nisha throw it back to all the female criminals from season 1 of the show. On The Habit Coach with Ashton Doctor, philosopher and guru Gautam Jain shares some actionable habits to strengthen our minds. On The Longest Constitution, Priya explains how India's first guidelines of sexual harassment at the workplace came to be. And on Audio Gyan, editor Divya Jyoti Sarma walks Kedar through the journey of publishing a poetry book. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We'd also really appreciate any ratings or reviews you can give us on any of the platforms that we're listening on, whether it's Apple Podcast, Spotify, or IVM Podcast app. Wherever you're listening, do let us know that you are listening. I'd also like to remind you all that we have a number of YouTube channels where a number of shows are available. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to check out what channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Natasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin Station. And hopefully, Agla Station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday.